मतलब उमर अयूब साहब ने बड़ी जारहाना गुफ्तगू की, लेकिन उमर अयूब साहब से पहला सवाल तो ये बनता है, पाकिस्तान का वो कौन सा एक सियासतदान है, मैं बात कर रहा हूँ 1958 के बाद से अब तक, जिसने बूट को इज़्ज़त नहीं दी। जो बूट को इज़्ज़त दे रहे ख़ुद उनके जो अपनी क़यादत रही है, वो बूटों की धमक के अंदर ही बड़ी शान से इक़्तिदार के अंदर आए थे। इसी तरह बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के मुतालिक वो जो अगर कह रहे होंगे, या शहबाज शरीफ साहब की मौजूदा गवर्नमेंट के मुतालिक, हो सकता है वो बात भी बिल्कुल सही हो, लेकिन ये कौन सी कोई इतनी बड़ी एक्सेप्शनल बात है इस मुल्क के अंदर। सवाल ये होना चाहिए कि जो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि जी बूट को इज़्ज़त देना जो है वो जमहूरियत के मुनाफी है, इन्होंने ख़ुद क्या किया है इस जमहूरियत के वसी तरह मफाद के अंदर, और बूट को पीछे भेजने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट को वापस भेजने के लिए, स्पेस पॉलिटिशियन से अपनी वापस लेने के लिए इन्होंने ख़ुद ने क्या किया है। इनमें आपको कोई एक शख्स, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ हो, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह वो PMLN हो, कोई एक शख्स नज़र नहीं आएगा। हर एक का एक अपना अपना स्केलेटन है, किसी का कोई स्केलेटन है, किसी का कोई स्केलेटन है, और वो स्केलेटन जो है वो यूँ आ गया क्योंकि खड़े हो जाता है। उनको जब वो अपनी शक्ल देखते हैं उस स्केलेटन के अंदर, तो वो कहते हैं जनाब हम तो किसी जगह स्टैंड इन करते हैं, हमने किसी बूट को क्या पीछे भेजना, और हमने किसी के साथ क्या टक्कर लेनी, हमारे तो अपने पल्ले कुछ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़ी अच्छी बात है, बजट पे तूफ़ानी डिबेट का आगाज़ किया उन्होंने सिर्फ, और KP के अंदर जिस तरह का उन्होंने जो कानून से बाला ताक जाकर उन्होंने जाके कानून को साइड पर रख के धज्जियाँ उड़ाते हुए ग्रिड स्टेशन में हमला करके KP के वज़ीर आला ने जिस तरह वो लोड शेडिंग ख़त्म कराने की कोशिश की और कामयाब हुए उस वक्त, वो सब अपनी जगह पे अवाम में बड़ी मकबूलियत हो रही होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन तमाम चीज़ों का मतलब ना बिजली के बहरान पे काबू पाना है, वरना अपने दौर में सारे कर लेते, ना बजट में अवाम को रिलीफ देना है, क्योंकि इनके अपने बजट में कौन से अवाम को रिलीफ मिलते रहे। इन्होंने भी IMF के ज़ेर शिकंजा जो है तहरीक इंसाफ ने जिस तरह PDM दे रही है, इन्होंने भी उस तरह बजट पेश किया और अवाम को उस तरह लेवीज़ और उस तरह टैक्सेस पे करने पड़े। इनका सारा मकसद जो है इस वक्त ये है कि जी बिजली का बहरान हो या बजट का बहरान हो या कोई और बहरान हो, वो सामने रख के बेसिकली सियासी एजेंडा जो है इस हुकूमत को फारिग करना नहीं। इमरान साहब अगर बाहर आ जाए तो हुकूमत खुद ब खुद ही फारिग हो जाएगी। तो सिर्फ इस तरह, जैसा नवाज शरीफ साहब जो थे ना, उनका एजेंडा ये नहीं था कि जरदारी साहब को फारिग करे, किसी को करे। वो कहते अगर इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गया एक दफ़ा, बाकी सब खुद ब खुद फारिग हो जाएंगे, मैं ही बहाल हो जाऊँगा, ऐसे ही हुआ। खैर, इस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त पाकिस्तान में बिजली जैसे बहरान पर, बजट जैसे उस पर जिसमें मुलाजमत पे तबका जो है कुचल गया है, और जो टैक्सेस के ऊपर लग गए, अवाम की बात मेरे नज़दीक कोई कर नहीं रहा दिलो दिमाग से, सब अपने अपने पोलिटिकल एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मीटिंग पता नहीं अभी शुरू नहीं हुई, मेरे ख्याल से वो शाम 4 बजे होनी थी बिलावल भुट्टो से। लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी का आप सुन लें बयानिया, इस वक्त मीटिंग चल रही है, लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी के दिल में बड़ा दर्द दिल है अवाम का, और वो इसलिए मीटिंग कर रहे हैं बिलावल साहब के, जनाब ये आपने क्या टैक्स थोप दिए अवाम के ऊपर, ये अवाम किस तरह टैक्स देंगे, मेरी अवाम तो मर जाएगी, पिस जाएगी पाकिस्तान की अवाम। मैं ये होने, अभी आप थोड़ी देर में देख लीजिएगा, अगर मेरा तज़िया है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, कोई न्यूज़ नहीं है, मेरा तज़िया है, अगर आज शहबाज शरीफ साहब वो सब कुछ दे दें जो बिलावल साहब मांग रहे हैं, जिसका बजट में अवाम के रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, कि पंजाब के अंदर उनको मूव करने का मौके दे दें बिलावल भुट्टो साहब को, जो मरियम नवाज साहिबा ने खींच ली वे स्पेस पीपल्स पार्टी की, ख्वाह मिनिस्ट्रियों के ज़रिए, ख्वाह वो दूसरे फंड्स के ज़रिए, या वो और उनके मुतालबात मान लें, तो यही पीपल्स पार्टी जो है ये ठोकर की नोक पे होगा ये बजट। इसी बजट में 1-2 शराइत अमेंड करा के यही मंजूर कराने के लिए बजट के ये खड़ी होगी, शाना बशाना खड़ी होगी, जिस तरह इन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का लॉ बनाने के लिए एक्सटेंशन दी, सारे खड़े हुए थे एक ही कतार में उस वक्त, सब बूट के जेर साया या बूट को सामने रखे खड़े, जैसे भी खड़े हुए थे। तो अवाम के इशूज़ के ऊपर सियासत पाकिस्तान का कोई लीडर इस वक्त मुझे तो करता नजर नहीं आ रहा, कोई कर रहा है तो आज पूछ लेते हैं। हमारे बड़े सियासतदान कोई नहीं, बड़े दानिश्वर लोग हमारे साथ, मज़हर अब्बास साहब हैं, आमिर इलियास राणा साहब हैं, आमिर ज़िया साहब हैं। मज़हर साहब, ये बड़ा फैशन है, बूट इस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ, ये सियासतदान जो है इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं, ज़रा वन बाय वन पूछ लेते हैं। तहरीक ज़रा पीपल्स पार्टी का सुन भी ले, वो क्या कह रही है, बात तो सही कह रही है, लेकिन क्या कह रही है वो सुन ले, उसके बाद मैं आपसे पूछता, सुनवा दें जी ज़रा क्या कह उन्होंने। वैसे इत्तेहादियों को साथ मिलाने का फार्मूला जो है ना, इमरान खान साहब ने सबसे अच्छी तरीके से निभाया था। वो इत्तेहादियों के मुंह लगते ही नहीं थे, वो जिससे काम करवाना तो उससे करवा लिया करते थे। खुद होता है शहबाज शरीफ साहब, अगर ये मीटिंग नाकाम होगी खुदा ना खास्ता, तो फिर उसी रूट पे जाए। मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की सियासत पे भी रोशनी डालें, पहले तो उस पर डाले, फिर नून लीग की भी करवाऊंगा, आपसे रोशनी डलवाऊंगा। ये बिजली का बहरान हो, ये बिजली के नाम पे प्रोटेस्ट हो, या ये बजट के लिए जो, ये सब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हो रहा है, या कुछ और मकासद है, अवामी मकासद है? शुक्रिया कामरान। वैसे जो आपने उमर अयूब साहब का कोट
सुनवाया, उसमें मुझे सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि बूट को इज्जत देने वाली बात उमर अयूब खान कर रहे थे। ये सही है। बाकी जो ये अच्छा पॉइंट मैं भूल गया था। बाकी जो सूरत हाल है, देखिए सीधी सी बात यह है, अभी हमारे एक बड़े सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट सलमान फारूकी साहब की किताब आई है। जी जी, मुझे भी मिली है। उन्होंने ये लिखा कि 1951 के बाद से पाकिस्तान एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बन गया, और उसके बाद से आज तक उस वक्त भी कोई 6 वज़राए आज़म तब्दील हुए, और हमने एक सिलसिला देखा, बूट को इज्जत दें, वोट को इज्जत दें या नोट को इज्जत दें, ये सारे नारे अपनी जगह हैं। लेकिन जो आपने बुनियादी बात है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये डिमांड कर रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पर जो टैक्स लगाया गया है उसको कम किया जाए या विड्रॉ किया जाए, तो मैं समझूंगा कि ये अवामी मसाइल पर बात हो रही है। अगर वो बज़ाहिर ये लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनकी कुछ स्कीम्स हैं उनको कट कर दिया गया है, वो स्कीम्स शायद बहाल हो जाएंगी, तो ठीक है। जो तहरीक इंसाफ पॉलिटिक्स कर रही है वो बहुत सीधी सी है। तहरीक इंसाफ समझती है कि ये गवर्नमेंट जो है ये उन्होंने उनका मैंडेट चुरा के गवर्नमेंट बनी है। 8 फरवरी को वो इंतखाबात जीत गए थे, उनकी जीत को जो है तब्दील कर दिया गया और एक ऐसी गवर्नमेंट बनी है जिसको वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो सिस्टम में मौजूद हैं और सिस्टम में रहते हुए चीज़ें कर लें। जब उमर अयूब आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे खिताब कर रहे हैं। मदर साहब, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है जो मुझे एक बात बताइए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैंडेट चुरा के गवर्नमेंट बनने का मसला शायद नहीं तहरीक इंसाफ का। अगर लेट सपोज तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर तरीन इलेक्शन भी हो जाते, उनको इससे ज़्यादा सीटें भी मिल जाती या फेयरली इतनी सीटें मिलती, तब भी उनका असल एजेंडा है इमरान खान को बाहर लाना, उसके लिए सब कुछ हो रहा है। वुड यू नॉट एग्री विद मी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इमरान खान, देखिए इमरान खान की रिहाई ज़ाहिर है उनका की एजेंडा है, इसलिए कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स रिवॉल्व इमरान खान के गिर्द कर रही है। लेकिन अगर आप देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाती तो क्या नैब, क्या एफआईए, क्या ये केसेस उस तरह चल रहे होते? यकीनी तौर पे नहीं चल रहे होते, और अल्टीमेटली इमरान खान को रिलीफ मिल जाता। यही हर गवर्नमेंट्स में हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट आती है वो अपोजिशन को टारगेट करती है, और जब वो अपोजिशन गवर्नमेंट में आती है तो उनको रिलीफ मिल जाता है मुकदमात से। ये हर चीज़ें, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। टारगेट, उनका फोकस यही है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका फोकस भी है, वहाँ अपोजिशन की गवर्नमेंट है, यानी जो मुल्क में अपोजिशन है उसकी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वो स्मूथ सेलिंग नहीं करना चाह रहे। ठीक है, वो विफाक को टफ टाइम देना चाह रहे हैं, किसी भी माने में टफ टाइम देना। लेकिन जो चीज़ वो नहीं रियलाइज कर रहे वो ये है कि जिस तरह जैसे ग्रिड स्टेशन वगैरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसमें कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे नुकसान। क्योंकि जब आप मॉब को भेजते हैं, जब मॉब जाता है तो मॉब मेंटालिटी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आपको नहीं पता मॉब में कौन कौन लोग हैं। कोई भी एक बड़ा जो है, फ़र्ज़ करें कोई हादसा हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा? किसको आप जिम्मेदार करार देंगे? जहां आपने पुलिस को यह कहा हुआ है कि पुलिस किसी के खिलाफ एफआईआर ना काटे, आप अनार्किस्ट सिचुएशन अगर क्रिएट करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का होगा। सबसे ज़्यादा एक इशू है और बहुत संजीदा इशू है कि 18-20 घंटे लोड शेडिंग का, और ओवरऑल ये और जगहों पे लिए। लेकिन चूंकि इस वक्त केपी की गवर्नमेंट है, केपी की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त कन्फ्रंट कर रही है विद दी फेडरेशन। जैसे माजी में हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक कन्फ्रंट्रेशन देखी थी कि वजीर आजम पंजाब आती थी तो पंजाब के वजीर आला उन्हें रिसीव करने नहीं आते, बेनज़ीर साहब बिल्कुल ठीक है सर, सेक्रेटरी को भेजती थी, उनको रिफ्यूज। तो वही सिचुएशन आज भी लग रही है। बिल्कुल ठीक। आमिर ज़िया साहब, पीटीआई को कोई फायदा होता नजर आ रहा है आपके नज़दीक? क्योंकि ग्रिड स्टेशन को टेक ओवर करना, बहुत बड़ी भड़के मारना बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा, जैसे अभी बता रहे थे मदर साहब भी, 90s के दौर में आपने भी खैर देखा होगा कि जो कन्फ्रंटेशन थी वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म बेनज़ीर के दरमियान, और फिर वो रिवर्स भी हुई, तो उससे कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ कि इमरान खान बाहर आ जाए, गवर्नमेंट पलट जाए, उनकी तख्ता उलट जाए, अवाम इतनी बाहर निकल आए? मेरा तो ख्याल है सिर्फ बातें नहीं चल रही हैं, सिर्फ बातें हो रही है, अवाम तो बाहर नहीं निकल रहे उस तरह। या आपको लगता है कामयाब होती नजर आ रही है स्ट्रेटजी? मकसद सिर्फ ये नहीं होता। जी आमिर साहब, जी
देखिए, मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपको फौरी फ़ायदा हो, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान फिलहाल नहीं छूटने जा रहे, और ये भी नज़र आ रहा है कि जो PTI का तदाद है इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब वो इस तरह की ब्रिंकमैनशिप, इस तरह की जारहाना सियासत करते हैं तो हुकूमत वक्त को अनसेटल करके रखते हैं। तो एक ये जो अगर आप कहें ना कि भाई इनडायरेक्ट अगर उनको फ़ायदा इसको आप कहें या इसको जो भी कहें हिकमत अमली का हिस्सा, कि ठीक है हम तो कांटों की सेज पे लेटे हुए हैं, हम तो बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन हम हुकूमत को भी जो है हील्स के ऊपर, टोस के ऊपर, ठीक है, चलाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही, टोस के ऊपर। उसकी वजह आप ये समझे कि हमारी सियासत में कामरान साहब एक टेढ़ापन आ गया है, और हमारा अलमिया ये कि जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है वो पाकिस्तान की रियासत में जो तजादात है उसको हल करने में कामयाब नहीं हो रही है। वरना कानूनी आइनी तौर पे अगर आप मतलब है किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि बियॉन्ड आइन हो रहा है, बियॉन्ड कानून हो रहा है, ये तासुर जो है PTI की सफ़ों में है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि एक दूसरे को ताना देते हैं बूट को इज्जत देने का या ना देने का, लेकिन दोनों मुतमन्नी है इस बात के कि जनाब उनके सर पर जो है वो अगर दस्ते शफ़क़त हो तो क्या बात है। PTI के हाथ दोनों से मुराद क्या आपकी? माजी में इस वक्त जो है माशाल्लाह, दोनों से मुराद PTI माजी में इस दस्ते शफ़क़त को मजा ले चुकी है, आजकल वो नून लीग के सर के ऊपर है, ठीक है ना। तो सबकी जो कहते हैं ना दोनों तरफ जो आग है वो बराबर लगी हुई है। वाह, तो इसमें ये बड़ी दिलचस्प बात है। और जब जैसे ही कोई जो है फॉलिंग आउट होता है, एस्टेब्लिशमेंट उसकी बात नहीं मानती, तो वो उसके ऊपर तानाजन हो जाता है। हमने माजी में देखा क्या नून लीग नहीं करती थी, क्या मतलब है पीपल्स पार्टी के जब मुश्किल था तो वो भी कहा करते थे। हाँ, इतने तसलसल के साथ जो है जिस तरह से PTI मुसलसल एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रही है, गालिबन नून लीग में इसका हौसला नहीं होता था, क्योंकि जब वो मुशर्रफ साहब के दौर में इन पे बना था हाईजैकिंग का केस, ये कुछ अरसे के बाद चले गए थे और उनके जो भी मतलब खानदान के लोग थे मुल्क से बाहर जा चुके थे, तो उस लाइन और लेंथ के साथ जाहिर है कि नून लीग ने। तो आपको लगता है कि इमरान खान ने अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ बाहर नहीं जा रहे या कोई डील करने के मुतनज़र नहीं, ख्वाह डील आगे से ऑफर ना भी हो, जो नहीं भी है, लेकिन अगर हो तब भी नहीं आ रहा, तो ये उनका USP पॉइंट है, नवाज शरीफ साहब पे एज रहा है उनको, आप ये समझ रहे हैं एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर? मैं ये समझता हूँ कि मतलब है आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि USP तो बन गया है ना उनका, क्योंकि अगर या तो मजबूर कर दें अगले 2-4 हफ्ते में, महीने 2 महीने में कि जी आप मुल्क छोड़ के जाएं, और फिर आप नवाज शरीफ साहब की तरह 10 बरस सियासत न करने का वादा करें और सऊदी अरब जैसे किसी मुल्क में बैठे या कहीं और बैठ के आप मज़े करें, तो या तो लेकिन अगर वो नहीं करते तो USP है। अब अगर वो USP जो है उसको जाहिर है कि उसमें ये नहीं यकीनी है कि उसका फ़ायदा इमरान खान को इस नौयत से होगा कि कल को आज़ाद हो और उनकी पार्टी जो है हुकूमत बना ले, क्योंकि अभी तक जो नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से मतलब है ना भुलाने पे तैयार है ना माफ़ करने पे तैयार है, और कोशिश बहुत हो रही है PTI की तरफ से भी हो रही है, हो सकता है कवर्ड कुछ बातचीत भी हो रही है, हमें नहीं पता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास होगा और होना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान की सियासत जो है बहुत ही तो खतरनाक रुख पर है कि लोग जो है हुकूमत की लेजिटिमेसी को बहुत सारे पाकिस्तानी तस्लीम नहीं कर रहे, और उसका असर जो है हमारी मईशत पे पड़ रहा है, हमारे सफारती ताल्लुकात पे पड़ रहा है, हमारे यहाँ जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है उस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस आँच को कम करने की जरूरत है। अब उसकी कीमत क्या होगी हमें नहीं पता, उसमें क्या गिव एंड टेक होगा ये डिपेंड करता है कि क्या क्या होगा, लेकिन सूरत हाल बहुत इस वक्त जो है पेचीदा भी है, और पाकिस्तान के लिए, इमरान के लिए खतरनाक नहीं है, नून लीग के लिए खतरनाक नहीं है, पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, और इस चीज को हल होना चाहिए, जितना जल्द हल होगा ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। जी राइट। आमिर इलियास राणा साहब, आग बराबर की लगी हुई आपको भी नजर आती है कि PDM ये चाहती है कि दस्ते शफ़क़त उतरे ना, PTI शायद चाहती है कि दस्ते शफ़क़त इनसे उतर के हमारी तरफ आ जाए, ये होगी ज़िमनी बात। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी कही है आमिर ज़िया साहब ने, मज़र साहब भी उस तरह की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो इशूज़ है इनको निकालने के लिए शायद बहुत ह्यूज लेवल पे डील ना करनी पड़ जाए। आप एग्री करते हैं? और आपको लगता है कि हुकूमत को PTI ने, चाहे बिजली के बहरान का मामला हो, उसके नाम पे प्रोटेस्ट हो या जो भी मामला हो, अनसेटल करके रखा हुआ है, ख्वाह पंजाब है या फेडरल गवर्नमेंट है, उनको टोस पे रखा हुआ है, खड़ा किया हुआ है? देखें जी, PTI के अपोजिशन लीडर हों या हुकूमत के साथी बिलावल अपोजिशन लीडर बनने की ट्राई कर रहे हो, दोनों ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब दूध के धुले में हैं, आप जो है ना फंस गए हैं इन चीटरों में, जिनके सादिक के वालिद भी थे, ये खुद भी थे। और मदर साहब ने तो कमाल बात की कि बूट की बात भी वो कर रहे हैं जिन्होंने सारी पार्टियों का घाट घाट का पानी भी पिया। और फिर सलमान फारूकी साहब का चूँकि उन्होंने हवाला दिया, याद अल्लाह मेरी भी बहुत अच्छी है उनसे, लेकिन कभी वो ये भी बताते हैं कि जब वो ब्यूरोक्रेट थे तो वो किसकी बेगम के लिए फ़ोन किया करते थे कराची में कि बेगम साहिबा आ रही हैं, आज इस कलर का सूट है तो इस कलर की गाड़ी आनी चाहिए।
कराची में जो प्लॉट हैं वो डोमेस्टिक से, यानी उसका पहले कमर्शियल होगा फिर इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, और 4-4, 6-6 दफ़ा ब्यूरोक्रेट्स ने कैसे वो प्लॉट चेंज कराए। मतलब ये मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ब्यूरोक्रेटिक जन्नत बन गई, लेकिन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं ऐसे जिन्होंने कभी प्लॉट भी नहीं लिया, सब इख्तियारात के बावजूद। और प्लाट जब अलाट किए, मैं फवाद हसन फवाद का नाम ले रहा हूँ, तौकीर शाह का भी ले रहा हूँ, इन्होंने रिफ्यूज़ किए आए हुए प्लॉट भी। ये तो होगी ब्यूरोक्रेट्स की बातें। अच्छा, मिसालें सारी हर तरह की मौजूद है, ठीक है ना जी। अब आप आ जाएं कि जो इस वक्त एक्टिंग और ओवर एक्टिंग का शिकार हैं, ये बड़ा अच्छा आपने टर्म यूज किया, एक्टिंग ओवर काम एक्टिंग, कर रहे हैं फाइनेंस, क्योंकि हाँ क्योंकि फाइनेंस से निकल के आए हैं ना खुद वो, तो उनको नहीं पता कि वो मोहम्मद औरंगजेब साहब कितने क्रूअल हमारे जैसे तनख्वाहदारों के लिए हो चुके हुए हैं कि सिर्फ इनसे ही लेना है। और भाई बहादुरी ये थी कि उनसे लेते जो टैक्स नहीं देते, हम तो पहले ही दे रहे हैं, ज़बरदस्ती ले रहे हैं, एट सोर्स ले रहे हैं, हमें भी ओपन कर दें, हम देखेंगे आप हमारे से टैक्स कैसे लेंगे, ज़रा पैसे पूरे भेज के तो देखें हमारी तनख्वाहों के। फिर हमारे पास भी वो सारे ताजिर मौजूद होंगे, हादा मिन फजल रब्बी वाली वो अफसर भी मौजूद होंगे जो सारे इसी पे चलते हैं, राशि वल मुर्तशी किलाउमा फिन्नार, पीछे छत लगा के कहते साइड पर रख दो, मैं नहीं ले रहा, ठीक है ना। कायदे आज़म की शर्त उठाई थी कि नहीं ले रहा रुपए, मैं डॉलर ले रहा हूँ, मैं पाउंड ले रहा हूँ, मैं यूरो ले रहा हूँ। हम तो वो बॉक्स रख के हमने वो ब्यूरोक्रेट भी देखे हैं इस्लामाबाद में कि उधर पैसे डालो और फिर आके हाथ मिला लो। वो 50-50 ड्रामा भी चलता था। ये पाकिस्तान एक ड्रामा बन गया हुआ है। यहाँ पे कोई भी आम आदमी के लिए मुखलिस नज़र नहीं आ रहा। जो कोशिश करता है उसे तबाह कर देते हैं, उसके ऊपर डकैत चोर बना देते हैं। मंत्रा पड़ा जाता है कि नहीं भाई आपने तो पाकिस्तान तबाह किया है, लिहाजा हम आ रहे हैं। इसमें अब आप पाकिस्तान के किसी इदारे को ना समझें कि वो सेफ़ है। यहाँ पे जो वज़ीर आला KP की बात हो रही है, देखें ना 300 अरब से ज़्यादा उनकी 2 कंपनियों ने विफाक का देना है। सिर्फ वो ये बता दें, गंडापुर साहब और शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए, वो बताएं कि इमरान खान के 4.25 साल में KP के क्या फंड्स ज़ीरो कर दिए थे जो विफाक ने देने थे। फिर बिल्कुल ठीक बात है कि जी वसाइल मौजूद हैं और आप पैसे नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन आमिर साहब जो बात इन्होंने कही है ना, उस पर हम सारे निकलवा लिए थे। बजट में भी मैं आता हूँ, इस पे आप जो फरमा रहे हैं और इस KP वाले मामले पे भी आता हूँ भी। मुझे सर ये बताइए कि इस तरह जो आमिर ज़िया साहब फरमा रहे हैं कि इस वक्त कुछ ना भी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने कहा था आवाम तो उनके साथ निकल नहीं रहे बाहर के कि इमरान खान को बाहर निकालेंगे, एजेंडा मेरे ख्याल से यही है। एक तो आप एग्री करते हैं कि तहरीक इंसाफ का नंबर 1 एजेंडा बजट की स्पीचेस हो, वो प्रोटेस्ट की कॉल हो, वो बिजली के बहरान की आड़ में ग्रिड स्टेशन पे हमले हो, ये सारा इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अवाम बाहर उस तरह है नहीं। लेकिन आमिर ज़िया साहब ने कहा कि कुछ ना भी हो तो हुकूमत को सेटल करके रखा हुआ है, ख्वाह पंजाब है या फेडरल है। जिस तरह की फायरी स्पीचेस, जिस तरह के ये हल्ले बोले जा रहे हैं ग्रिड स्टेशन पे, दिल को क्या कहते हैं ना खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है। कौन सी हुकूमत भाई, यहाँ कोई है? सिंपल सी बात है, हम सब फंस गए हैं इसी चक्कर में कि मेरी पसंद ये है, आपकी पसंद वो है, आमिर ज़िया साहब की पसंद ये है, आमिर इलियास की पसंद कुछ और है। इशू ये है कि आम आदमी कहाँ गया भाई? आप क्या इन तकरीरों से खुश हो जाते हैं? लोगों का पेट भर जाता है? नहीं भरता भाई। उमर अयूब का अपना बिजनेस ठीक चलता है, शहबाज शरीफ के बेटों का भी बिजनेस ठीक चलता है। इशू ये है कि आम आदमी का बिजनेस चलता है कि नहीं चलता। इमरान खान के बच्चे यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहते, वो शुरू से ही वहीं है। वो दूसरों के बच्चों का हमेशा तबर्रा भेजते रहे कि जी वो यहाँ नहीं होते। कोई बंदा अपना जवाब नहीं देता। मुझे और आपको अपना आम आदमी का सवाल उठाना है। मुझे तो यही चाहिए ना कि भाई वो PTI अच्छा जी उठा लिया, सिंगों पे उठा लिया, क्या करेंगे? उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? इशू ये है कि वो ऐसी तजावीज़ दें कि जनाब ये देखें हमारे पास ये फार्मूला है और देखें दिनों में हम ये मामला ठीक कर सकते हैं। 4.25 साल। आमिर साहब आपको लगता है कि जितना प्रोटेस्ट भी कर ले इमरान खान बाहर नहीं आते जब तक अभी दूर दूर तक कोई या आ सकते हैं इस तमाम हालात की प्रेशर को देखते हुए? जी जी आपके देखें, मैं आज तक यकीन से ये कह सकता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बैकडोर भी बातचीत नहीं हो रही, ना एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। पूरा जोर लगा लिया गया है। वो जो बूट का इज्जत देने की बात हो रही है ना, गेट नंबर 4 में घुसने की PTI ने हर तरह से तैयारी की है। वो डिग्गियों वाली बात शहबाज शरीफ पे कहते थे, अपने पे भी आ गई। वो जो इनके अपने पुराने साबकीन बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे जनरल बाजवा को मिलाने के लिए ले जाते थे इमरान खान को बिठा के पीछे। ये सब क्यों नहीं बात आते हैं कि यार हमें आपस में बात कर लेनी चाहिए। इसका हल है कि सियासतदान बैठे। देखें एक शरीफ आदमी, उसको मैं शरीफ आदमी इस सेंस में कह रहा हूं कि उसका 2018 में भी यही स्टांस था, जिसका नाम महमूद अचकज़ई है, उसका आज भी यही है। लेकिन उन्होंने रऊफ हसन साहब के साथ उनके लिए शर्मिंदगी का सामान कराया कि मिलना है तो जाती हैसियत में मिलना है, और उनसे लिखवा के ले आए। आपका पॉइंट आ गया। अथॉरिटी है। और भाई आपको तो एक कर्नल चलाता था पार्लियामेंट हाउस में सारे का सारा, तो आप तो बिल भी जो आपने भी बात ढके छुपे लफ्जों में कही, हालांकि आपके पुराने तबसरे भी चल रहे हैं लोगों के सामने
कि भाई आपने तो सारा था आपका एस्टेब्लिशमेंट, जब वो हटा तो आप अदम एतमाद से आउट हो गए। नहीं, मैं तो उसको ऑन करता हूं सर, सारे तत्व। इशू ये है कि जब रियलिटी मानते हैं सारे के साथ, नहीं मैं यही कह रहा हूं कि जब सारे ऑन कर रहे हो, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ सारे बैठ जाओ या आपस में सारे बैठ जाओ, कि भाई मामला कैसे चलाना है। आप सिर्फ अपने इक़्तिदार की गाली देके इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, किसी भी इदारे को मतून करके आगे नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो आप तीनों हजरात के लिए मैं ब्रेक के लिए छोड़े जा रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जो कोई पहली दफा नहीं हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी सियासतदान का इस तरह टकराव हो गया हो। नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे उस वक्त तो इस तरह की बात नहीं हुई जिस तरह की आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं या दूसरे लोग भी कह रहे होंगे, और हो सकता है सही कह रहे हो सकता है गलत कह रहे हो, एनालिसिस जो भी है कि जी इमरान खान जो है जब तक वो बाहर नहीं आएगा पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी, सब लोग नहीं बैठेंगे। नवाज शरीफ जब जेल में थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आराम से हुकूमत कर रहे थे, किसी ने ये नहीं कहा कि जब तक नवाज शरीफ बाहर नहीं आएंगे ये जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क की इकॉनमी ये स्टेबलाइज नहीं होगी, मुल्क की पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी। तो इमरान खान में इतनी क्या खास बात है कि अगर वो जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक जो है वो, ये तो मुल्क के अंदर होता रहा है, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को फांसियाँ लग गई, फिर क्या हुआ? ये जो मुलाकात जारी थी प्राइम मिनिस्टर साहब की और बिलावल साहब की, वो हो तो गई अभी ख़त्म, तो अभी चल जाएगा पता क्या उसमें से निकला है। क्योंकि बजट पे ऑब्वियसली अगर पीपल्स पार्टी साथ ना हो, और ये हो नहीं सकेगा वो साथ ना हो, क्योंकि उनको साथ कराने के लिए बहुत से फैक्टर्स और फोर्सेस मौजूद हैं, अभी अपना भरपूर लिवरेज इस्तेमाल करिए। लेकिन खैर मज़र अब्बास साहब, ये सब कुछ चलते रहेगा, अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी हमें समझ आ ही जाएगा क्या निकला उसमें से। अवाम को रिलीफ देने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने लिए रिलीफ मांगा और वो उसको मिल गया। ये जो सारे मामले की निकाला जाता है सोल्यूशन, वो ये कि जी इमरान खान बाहर आए, सबको बिठाया जाए, किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट उसको मानने को तैयार है, और बहुत वार्म वेलकम डॉक्टर खाकान नजीब साहब को भी। तो ये सर किस हद तक आपके ख्याल में, नवाज शरीफ जब जेल में थे तब तो ये परसेप्शन नहीं थी, तो ये परसेप्शन सच्ची है, वैसी बनाई गई है, पीटीआई के डाई हार्ड सपोर्टर्स की तरफ से आती है जो हमारे तस्वीर में भी शामिल हो जाती है, क्या है जरा रोशनी डालें। इकॉनमी का क्या ताल्लुक इमरान साहब की कैद से? जो नवाज शरीफ, देखिए जो नवाज शरीफ की मिसाल दी जाती है, नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर 1999 को जो कुछ हुआ जी, बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो रद्द-ए-अमल सामने ही नहीं आया उस टेक ओवर के खिलाफ। आप देख लें कि 12 अक्टूबर 99 के बाद से सर अच्छा ही हुआ, वरना 9 मई हो जाता उधर भी लोग निकले तो अच्छा ही हो गया, नहीं हुआ आप क्यों चाह रहे रद्द-ए-अमल होगा? नहीं 9 मई क्यों होता? रद्द-ए-अमल का मतलब सिर्फ 9 मई तो नहीं है ना, कुछ ना हो, हाँ ये बात भी सही है, भी तो बड़े सवालिया पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता था। जी जी, देखिए ना, मतलब 2 दर्जन लोग लेके मुशाहिदुल्लाह निकला ना, रीगल चौक पे गया, रीगल चौक पे मुजाहरा किया, वो हुआ, उस तरह का रिएक्शन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी। देखिए 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत को यूं ही कान पकड़ के निकाल दिया गया और पूरे मुल्क में खामोशी रही। ये है सवालिया निशान, ये है सवालिया निशान कि आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने शोर इतना मचा दिया है कि इसलिए अब इमरान खान का बाहर आना जो है वो भी बड़ा जरूरी बन गया कुछ लोगों के नजदीक इकॉनमी के लिए। आप ये देखें ना, अदम एतमाद की तहरीक के बाद इमरान खान साहब को आपने हटा दिया, लेकिन पीटीआई ने एक रद्द-ए-अमल दिया ना। 9 मई तो बहुत बाद में हुआ था ना, आप उसको के कितने साइज लोग थे, कितने सादा लोग निकले नहीं निकले उसको एक तरफ रखें, लोग तो निकले, उसने खड़े होकर खिताब तो किया। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ की रिहाई के लिए कुलसूम नवाज साहिबा के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी लीडरशिप किधर थी? बिल्कुल ठीक। तो ये जो वो होता है कि रद्द-ए-अमल सिर्फ यही नहीं होता। सर मैं क्विकली जरा इसमें मैं एक रिस्पांस ले लूं। सर आप बिल्कुल एक मिनट, मैं क्विकली जरा आमिर राना साहब से, आमिर राना साहब आप एग्री करते हैं कि इमरान खान ने अपनी लीडरशिप दिखाई है, उसके फॉलोअर्स ने या उसने खुद जो नवाज शरीफ साहब दिखा सके, इसलिए बार बार पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जनाब इमरान को निकालेंगे तो इकॉनमी ठीक होगी, इमरान को निकालेंगे तो मुल्क ठीक होगा, चाहे मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, आप करें या ना करें। आमिर साहब, राना साहब। मज़र साहब ने जो बात कही ना, मतलब वो 77 की और 99 की करते तो कोई बात मुमासलत में होती। एक नवाज शरीफ को निकाला गया जब सुप्रीम कोर्ट से, वो रद्द-ए-अमल में खुद निकले, क्या वो पाकिस्तान के अंदर अपने इदारों पे चढ़ाई कर रहे थे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो उनकी पार्टी ने क्या अपने इदारों वो कह रहे चढ़ाई करने की बात नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते जलसे करते, एक मिनट मैं बता रहा हूं जो वो कह रहे हैं यार, थोड़ा सा सब्र करें ना। जी जी, अच्छा ओके।
जब रद्द-ए-अमल दे रहे थे, जलसे कर रहे थे 25 मई 2022 को, क्या हुआ था? पेशावर में 3 घंटे 2.5 घंटे सवाबी में खड़े रहिए केपी में कि लोग आएंगे और हजारों में आएंगे और हम चढ़ाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मावनत कर रही थी, ले आओ जलसा करो, रेड जोन में ना आना। कहां गए वो लोग? किधर थे रद्द-ए-अमल में? जब ये कार्रवाई बढ़ती चली गई, फिर रद्द-ए-अमल आया 9 मई पे, 1 साल बाद। क्या हुआ? पाकिस्तान की फौज पे चढ़ जाओ, एयरफोर्स पे चढ़ जाओ, ISI के दफ्तरों पे चढ़ जाओ। क्या आप इसको जमहूरी जिद्दोजहद कहेंगे? मैं तो नहीं समझता कि ये मुमासलतें हमें मिलानी चाहिए। हमें तो ये बात करनी चाहिए कि 2 लीडर वो थे जिन्होंने सब कुछ होने के बावजूद। ओके सर, आपका ये पॉइंट आ गया, वो IMF के पास नहीं चले गए। ठीक है सर, IMF तक अभी ना जाए, जहां तक पॉइंट बात रहने देना, कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट आमिर ज़िया साहब जो बात कही है, हाँ मैं आप जी आप सवाल पूछे बगैर ही बता दें क्या कहना चाह रहे हैं आप। जी सवाल तो मेरा था वैसे। जी आमिर ज़िया साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक तो जब 99 में नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था, खामोशी नहीं थी बल्कि एक सेंस ऑफ जुबिलेशन था। मैंने वो वक्त कवर किया था जब PTV में फौज घुसी थी, लोग जश्न मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। बेनजीर भुट्टो साहिबा तक ने इसको वेलकम किया था, नवाबजादा नसरुल्लाह ने वेलकम किया था, और नून लीग की जो पूरी मरकजी क़यादत थी एकदम गायब हो गई थी। तो वो तो एक मिसाल दे ही मत, वो दैट वाज अ वेरी पॉपुलर, हालांकि 2/3 मेजोरिटी थी, लेकिन कहते ना कोई अंडा नहीं किसी ने फेंका, मतलब है कोई पटाखा नहीं फूटा, गुब्बारा किसी ने नहीं फोड़ने की जहमत की। वो एक बिल्कुल अलग सूरत हाल थी और केस की नौयत बहुत संजीदा थी। आर्मी चीफ का प्लेन को आप चाह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क में लैंड कर दिया। अब जो भी आप कहानी कहते रहे कि जी वो नहीं हुई, हाईजैकिंग नहीं हुआ, लेकिन इट वाज अ बहुत ही बड़ा एक क्राइसिस था जिसको एवर्ट किया गया। और फिर मतलब चोरी छुपे कोशिश की गई थी कि एक आर्मी चीफ लगा दिया जाए, मतलब जो मतलब एक सवालिया निशान था। तो मैं इसकी तो मुमासलत की बात ही नहीं करता, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज थी। फिर हमें समझना ये चाहिए कि देखें, एक जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान की रिहाई की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि इस मुल्क में हम तस्लीम करते हैं कि सियासी खलफिशार है, सियासी महाजराई और सियासी तलखी है। जब तक आप इस तलखी और महाजराई को ख़त्म नहीं करेंगे, हमारी मईशत पटरी पे नहीं आएगी। क्योंकि हम जो चाहे वो मकामी फॉरेनर हो, वो जो है वो कहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो हम आएंगे। अच्छा, तो आप देखें ये वाली बात जो है ना, मैं पूछता हूँ खाकान नजीब साहब से। अभी रुक जाए आमिर ज़िया साहब, रुक जाए। आमिर इलियास राना साहब वो कह रहे हैं अंडा नहीं फेंका किसी ने जब नवाज शरीफ साहब। जी आपके पास भी आ रहा हूँ साहब, तो ले ले मेरी। अच्छा आप जमहूरियत और आइन का चूरन बेच रहे हैं सारे के सारे। क्या एक वजीर आजम का इख्तियार नहीं है कि वो आर्मी चीफ को बदल दे? एक जो इमरान खान नहीं, वो कह रहे हैं उसमें रद्द-ए-अमल नहीं आया अवाम की तरफ से उनके हक में, ये बात हो रही है आज। तो बदला ना भाई, रद्द-ए-अमल को छोड़ दें। एक फौज का coup है, अवामी रद्द-ए-अमल, सुप्रीम कोर्ट से बंदा निकाला जा रहा है, एक अदम इत्मीनान से निकाला जा रहा है, बड़ा फर्क है। में लैंड करवा दे। क्या कह रहे हैं आमिर ज़िया साहब? आमिर ज़िया ये जो जिन्होंने आमिर ज़िया साहब के बाद मदर साहब बोलेंगे। इस प्रोपेगेंडे को इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। और सर एक मिनट, आमिर ज़िया जी, अरे सर वो छोड़, वो तो बहुत सारी चीजें बाद में बहाल हो जाती, कोई मसला नहीं है। गैर जमहूरी एक जी मदर साहब, मैं फैक्ट बयान कर रहा हूँ। मैं मदर साहब बोलेंगे, मदर साहब मुल्क में बेनजीर आमिर भाई एक मिनट, मदर साहब भाई मदर साहब यार गैर जमहूरी अमल की बात ही नहीं कर रहे। मदर अब्बास साहब अब बोले सर। मैं भी सीधा भाई एक चेंज आया था जिसको अवाम में पजीर आई थी। आमिर ज़िया साहब को शायद आवाज नहीं जा रही, आपको मेरी आवाज आ रही है? मदर अब्बास साहब जी। आमिर ज़िया इसको अवाम ना कहें, खुदा के लिए गैर जमहूरी जुबिलेशंस को अवाम ना कहें। 5 जुलाई 1977 को अगर मिठाई तकसीम हुई तो ये अच्छी बात नहीं थी। 12 अक्टूबर को अगर मिठाई तकसीम हुई तो इसको जुबिलेशन ना कहें, इसको शर्मिंदगी कहें। पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों की दिल की जुबिलेशन बता रहे हैं वो अपनी। गैर आईनी टेकओवर को कमेंट कर रहे हैं ना कि मैं तो बता रहा हूं कि हुआ था। मैं तो साहब ही बता रहा हूं कि भाई ये हुआ था। लोगों ने जश्न मनाया था। इट वाज पॉपुलर। कहां लोगों ने, कितने शहरों में? अरे भाई पॉपुलर तो फिर आदम इत्मीनान वाले दिन इमरान तो उसके बाद पॉपुलर हुआ जब वो इदारों के सर पे चढ़ के बोलने लगा और उसे इजाजतें मिली कि जैसी बातें कर रहे हो यार। उससे पहले तो वो सारे जिमनी इलेक्शन हार चुका हुआ था। नहीं वो मैं 99 की बात कर रहा हूं। आमिर ज़िया साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरा एक मिनट। हमने भी किया भाई, चले हमने भी कवर किया, आपने भी किया। अब आप कह रहे हैं कि जी मेरे भाई आप तो एक कमेंट दे रहे हैं कि शर्मिंदगी की बात है। मैं बता रहा हूं आपने भी किया। नहीं मदर साहब जो मैं समझा ना, 5 जुलाई की बात, मैं भाइयों का मसला हल करूं। मदर साहब जो मैं समझा आमिर ज़िया जस्टिफाई नहीं कर रहे
कि लोग खुश थे या नहीं थे, वो जस्टिफाई नहीं कर रहे आमिर जिया 99 के ऊपर। अगर वो कह रहे हैं कि जुबिलेशन का समा था, वो ये कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान को जब हटाया गया तो तब भी पीडीएम के हाथों आमिर जिया साहब लड्डू फूट रहे थे, उनका प्राइम मिनिस्टर आ गया था, बड़ा पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। आमिर भाई ये भी तो देखे ना आप, वो तो इतनी बड़ी सेलिब्रेशन हुई, प्राइम मिनिस्टर बन गए शहबाज शरीफ। शहरों में नहीं, बहुत सारे शहरों में स्पॉन्टेनियस मुजाहरे भी तो हो रहे थे। एक मिनट, अब मैं नजीब फुरकान साहब, मैंने आपको एक और इशू के ऊपर बुलाया, उसमें बात तो करूंगा। क्विकली जरा बताइए किस हद तक इस बात का ताल्लुक है अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को साइड पर रख के, जो अक्सर आप अच्छी बातें करते हैं एनालिसिस देते हुए, कि जी फलां पॉपुलर लीडर कोई फलां अगर जेल में है तो उसका इकॉनमी की बेहतरी के लिए कितना जरूरी उसका बाहर आना। इन दिस केस इमरान खान, इसको इकोनॉमिस्ट कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के तनाजुर में? मुख्तसर जवाब, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा आगे। देखिए, इकोनॉमिस्ट तो इसको इस तनाजुर से देखते हैं कि जितनी सर्टनटी मुल्क में पैदा होगी उतना ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मुल्क में बढ़ेगा। इस वक्त ये बात तो आया है ना कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ है कि एक हुकूमत ने एक जो है 5 साला इक़्तिदार संभाला है और हुकूमत चलेगी। अगर कहीं पे अनसर्टनटी फिर सीप इन कर जाती है और हुकूमत डगमगा जाती है तो फंड का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। आप एक एलिमेंट बता रहे हैं कि पीडीएम 1 की गवर्नमेंट जो थी उसकी अनसर्टेनिटी थी टेन्योर की वजह से। अब पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई है उसकी 5 साल टेन्योर पता है, पूरा हो या ना हो लेकिन कानूनी तौर पर है। मेरा सवाल कुछ और है, मैं हम सारे भाई जो यहाँ बहस कर रहे हैं वो ये कर रहे थे कि क्या एक इंडिविजुअल, ख्वाह वो कितने पॉपुलर हैं इमरान खान साहब, उनका जेल में रहने से या उनका कैद में बाहर ना आने से पाकिस्तान की इकॉनमी पे नेगेटिव इंपैक्ट है या नहीं है? इन क्लियर इकोनॉमिक टर्म्स बताएं मुझे आप। देखिए, इस वक्त तो ऑब्वियसली हुकूमत के आने से, एक आईएमएफ के प्रोग्राम होने से मुल्क में एक सर्टेनिटी है। उस सर्टेनिटी को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम अगर हो जाता है तो सिलसिला चल पड़ेगा। बाकी जो जुडिशल केसेस हैं, जो जिस तरह अच्छा आप कह रहे हैं, खाकान भाई अब असल बात पे आते हैं। इस वक्त मेरे सामने डिटेल्स पड़ी हुई है, उसमें ये कि सबसे ज्यादा जो चोरी हो रही है पेशावर का इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है उसके अंदर 9 डिवीजन्स हैं, उसमें 152 अरब रुपए की बिजली चोरी की जा रही है। इतना बिजली का लॉस है, जो गर्दिशी कर्जे में फिर जाके वो पूरा जब मैस होता है तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका आ जाता है। और इसमें जो वज़ीर आला केपी हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आगे भड़बड़ के लोड शेडिंग के खात्मे के लिए टेक ओवर करते फिर रहे हैं ग्रेड स्टेशन को, उनके अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 72% चोरी होती है बिजली। मतलब हुकूमत का 100 रुपये का बिल जो है वो 72 रुपये तो देते ही नहीं है उनके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, बाकी का आपको 28 रुपये जो हुकूमत को जाता है। इसी तरह टेस्को जो कि ट्राइबल एरिया है, ये भी ऑब्वियसली केपी के साथ ही आएगा, इसमें भी 72% चोरी की जाती है बिजली की। अब पंजाब में भी चोरी होती है बिजली की, सिंध में भी होती है, बलूचिस्तान में होती है, केपी में सबसे ज़्यादा हो रही है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो डीआईजी खान है वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान की तारीख की। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सामने डिटेल्स आपकी डाटा भी चल रहा होगा कि खाकान साहब ये जो वो जा रहे हैं, हल तलाश ये किया बिजली की चोरी का, उन्होंने लोड शेडिंग का केपी के वज़ीर आला ने, कि वो जाके ग्रिड स्टेशन पे हल्ले बोल के कह रहे हैं जिसको बहाल किया जाए। ये हल है या इसका हल कुछ और है? हुकूमत पाकिस्तान को भी पैसा चाहिए, वाजबात चाहिए, केपी से चाहिए, बाकी सूबों से भी चाहिए। हल क्या आपके नज़दीक, किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? सो कामरान भाई इसकी बैकग्राउंड ये है कि 2014 में पूरे पाकिस्तान में इजरा किया गया था रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग का, कि अगर आपके एरिया में रेवेन्यू की कलेक्शन कम से कम है तो आपकी लोड शेडिंग जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। यानी कि अगर नॉर्मल 8-12 घंटे की लोड शेडिंग है तो आपको 18-20 घंटे की लोड शेडिंग होगी, बिकॉज रिकवरी ही नहीं हो रही। ये पूरे पाकिस्तान में लागू है। पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि हल ये है कि पाकिस्तान की सारे जो इस वक्त डिस्कोस हैं वो नुकसान करते हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिसमें आपने 2 डिस्कोस का जिक्र किया, बलूचिस्तान के डिस्कोस में भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान पंजाब में भी है, उसका क्वांटम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो कम है, पर जब यूनिट्स बनते हैं तो वो भी बहुत। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तो बड़ी फेयरली अगर केपी के अंदर रेवेन्यू नहीं आ रहा जिस जगह से, वहां उतनी ही लोड शेडिंग हो रही है, और अगर पंजाब के किसी इलाके में रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा तो वहां भी उतनी फेयरली लोड शेडिंग हो रही है, आप ये कह रहे हैं?
अक्रॉस द बोर्ड हम लोड शेड करते हैं पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग में। तो ये जो इस वक्त देखें आप कह रहे हैं जी आईएमएफ की वजह से और हुकूमत की फिक्सेशन की वजह से स्मूथनेस आ गई है इसमें, तो ये केपी के वज़ीर आला जो कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं अभी वो धावा भी बोलेंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे, वो ग्रिड स्टेशन को भी कह रहे हैं कि जी इनकी बात ना सुने, लोगों को भी कह रहे हैं लोकल ऑफिस में जाकर अपनी बिजली बहाल कराएं। इसको आप किस तरह देखते हैं और ये क्या मसले का हल है बिजली चोरी और दूसरे मामला का और लोड शेडिंग का? खाकान साहब। तो कामरान भाई आप ये समझिए ना कि दोनों अथॉरिटीज केपी के और द फेडरल गवर्नमेंट इस बात पे एग्री कर रही हैं कि 12 घंटे की रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि इतनी चोरी तो हो रही है कि दोनों अथॉरिटीज इस बात पे, अब दोनों अथॉरिटीज को इससे आगे मूव करना है ना। ये 335 अरब कैसे कलेक्ट करना है, जहां 30% कलेक्शन 2 एरियाज में और एक एरिया में 50% कलेक्शन नहीं हो पा रही, तो अब इसका क्या करना है? सो आई थिंक द वे फॉरवर्ड ऑन दिस इज कि पहले तो ये देखें कि पेस्को में कितने सीईओज तब्दील हुए, क्या वो टीम है पेस्को में, क्या वो बोर्ड है? नहीं, अगर खाकान साहब एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है, अगर केपी के वज़ीर आला अपनी पुलिस को कह दें कि जी आपने अवाम उसके खिलाफ एफआईआर नहीं काटनी, जो चाहे कर रहा है बिजली को लेके, तो फिर तो आप रिकवर कर ही नहीं सकते ग्राउंड से, किस तरह होगा? ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सिचुएशन है। पर हमने एक ज़माने में सोचा था कि डिस्कोस प्रोविंसेस को दे दें, उसकी वजह तो इसके बिल्कुल उल्ट थी कि अथॉरिटीज़ जो प्रोविंशियल हैं उनके पास इस वक्त पुलिस फोर्स है, तो वो कलेक्शन में मदद करें। मुझे ये बताइए आमिर ज़िया साहब, आप सुन रहे खाकान नजीब साहब को, ज़रा मैं आपकी उस बात पे आता हूँ कि वो तो कह रहे हैं यार मुल्क की स्टेबिलिटी, इकॉनमी आईएमएफ की वजह से बिल्कुल ठीक जा रही है, आईएमएफ का प्लान मिल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है, तो कोई लीडर अंदर है बाहर उसको फर्क नहीं पड़ रहा। खाकान नजीब साहब इन सो मेनी वर्ड्स ये कह रहे हैं, वुड यू एग्री विद हिम? देखिए आईएमएफ का प्रोग्राम अलग चीज है, असल होता है कि माहौल, बिजनेस का, मईशत को ठीक करने के लिए माहौल, तो वो माहौल जो है हमारे पाकिस्तान में नहीं बन पा रहा। बदकिस्मती है क्योंकि लोग जो है सरमायाकार 2-3 चीजें देखता है, कामरान साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो देखता है कि जी एक तो कानून की बालादस्ती हो, ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वो ये देखता है कि जी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी। आमिर साहब क्विकली मुझे एक ब्रेक से पहले आमिर ज़िया साहब आप एग्री करेंगे खाकान नजीब साहब के साथ या आमिर ज़िया साहब के साथ स्टिल के इसके लिए रिहाई शाही जरूरी है? मैं तो ये कहता हूँ आइन इजाज़त देता है कि सूबों को इख्तियार दे दें कि बिजली की तकसीम करो और पैसे वसूल करके हमें दो, सिंपल सी बात है। जो बिजली और इस बात का क्या जवाब है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बाहर पॉपुलर लीडरशिप को बाहर आना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, इसका क्या आप एग्री करते हैं? आमिर ज़िया साहब कुछ कहना चाहें? हाँ, मतलब ये तो दिल की ख्वाहिश हो सकती है ना, पॉपुलैरिटी के लिए और लीडरशिप। आमिर ज़िया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप ब्रेक से पहले? हो सकती है, पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने इतनी बड़ी मुतालबात की फर्ज प्राइम मिनिस्टर को दे दी है, अब देखें आगे होता क्या है। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।